हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु और स्वागत है आप सभी का सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में। इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं सोशल साइंस पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन। तो आज भी हम अपना पिछला क्वेश्चन पेपर कंटिन्यू करेंगे 3 जनवरी 2022 का। इसके कुछ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और अब बढ़ेंगे आगे, इसके बाकी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी सोशल मीडिया, फेसबुक पेज भी है, इंस्टा आईडी पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे शहर गंदे क्यों हैं? इस पर छात्रों के सवाल का समाधान करने के लिए एक शिक्षक कक्षा में परिप्रेक्ष्य प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लेता है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति होगी या स्ट्रेटेजी होगी? तो अब हम जो है ये समाधान करना चाहते हैं छात्रों के सवाल का। छात्र पूछते हैं कि हमारे शहर इतने गंदे क्यों हैं। इसका समाधान हम करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाएंगे? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1, स्थानीय स्वच्छता कार्यकर्ता को अपने कार्य अनुभव और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को साझा करने के लिए आमंत्रित करना। जो लोकल सैनिटेशन वर्कर है, अगर हम उसको इन्वाइट करते हैं क्लास में, तो वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू अच्छे से बता पाएगा कि क्या रीज़न है शहर गंदे होने का। और इसके अलावा जो उनके सामने जो चैलेंजेस आते हैं, उनको जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, चुनौतियाँ आती हैं, किस तरह से लोग सपोर्ट करते हैं और लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, वो सब जो है वो खुद के एक्सपीरियंस से बता पाएंगे। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा था तो मैंने अलग अलग स्लाइड में ले लिया है, हिंदी और इंग्लिश में। नेक्स्ट स्लाइड में इंग्लिश में मिलेगा आपको, वो भी मैं दिखा दूंगी। तो क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक चाहता था कि उसके छात्र पिछली राज्य सरकार द्वारा लागू की गई स्वास्थ्य नीति को समझें। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के लेख में इस पहलू की गहराई से जानकारी दी गई है। हालांकि हाल ही में उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, तो शिक्षक असमंजस में है कि इस लेख का उपयोग करे या नहीं। देखो, जो सोशल साइंस का टीचर है वो समझाना चाहता है कि राज्य सरकार ने जो स्वास्थ्य नीति लागू करी थी, हेल्थ से रिलेटेड जो नीतियाँ लागू करी थी, इसके बारे में जो पहले के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके लेख में जानकारी दी गई है। अब देखो, उसके थ्रू शिक्षक जो है छात्रों को समझा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है कि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। हाल ही में रिसेंट की ही घटना है, तो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। अब टीचर सोच रहा है कि उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, तो मुझे उसका जो लेख है वो लेना चाहिए, उपयोग में लेना चाहिए समझाने के लिए, या नहीं लेना चाहिए। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया हमसे, ये पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार दृष्टिकोण है, यानी कि शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, सही ऑप्शन की बात करूँ मैं तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा कि बता दें कि सरकारी पदों पर बैठे लोग विवाद का पात्र बन सकते हैं और हमें लेखों का चयन उनके शैक्षिक महत्व के आधार पर करना चाहिए, ना कि असंबंधित प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर। देखो, जो गवर्नमेंट में जो लोग हैं वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उन पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वो सही ही हो, और वो ज़रूरी भी नहीं कि वो गलत भी हो। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो विवाद का पात्र वो अक्सर बनते ही हैं, वो सही भी हो सकते हैं अपनी और वो गलत भी हो सकते हैं, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन हम अगर कोई लेख लेना चाहते हैं तो हम वो पर्सन को ध्यान में रख करके नहीं लेंगे, बल्कि उसका जो महत्व है, शैक्षिक महत्व, उसे हम किस तरह से एजुकेशन में यूज़ कर सकते हैं उसके आधार पर हमें करना चाहिए, ना कि ये देख करके कि वो किस पर्सन ने लिखा है। तो उसका वो अगर हमारे लिए यूज़फुल है तो हमें वो लेना चाहिए, अगर यूज़फुल नहीं है तो नहीं लेना चाहिए। तो उस पर्सन की प्रतिष्ठा को ध्यान में रख करके नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसके उपयोगिता को ध्यान में रख करके लेना चाहिए। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। इंग्लिश में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पर सही ऑप्शन है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री राज अपने प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाल रहे हैं। मिस्टर राज इज हाईलाइटिंग द रेलेवेंस ऑफ सोशल साइंस टू हिज एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये दिए गए हैं 3 स्टेटमेंट्स और उन कथनों का आपको चयन करना है जो उसकी चर्चा के विषय के लिए उपयुक्त हैं। जो चर्चा वो करना चाहते हैं उसके लिए कौन सी चीज़ें उपयुक्त हैं। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 4, A, B और C। तो वो अगर सामाजिक विज्ञान की एक तरह से रिलेवेंस को बता रहे हैं तो उसके लिए वो तीनों ही ऑप्शन को ले सकते हैं, तीनों चीज़ों को वो कर सकते हैं। कि यहाँ पर पहला है, यह आपको विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करने में सक्षम बनाएगा। ये एक तरह से उसकी प्रासंगिकता को बता रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान क्या करेगा, सामाजिक विज्ञान किस तरह से उपयोगी है।
तो ये आपको विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करने में सक्षम बनाएगा। टीचर का कहना है, मतलब ये मिस्टर राज जो हैं, इनका कहना है कि ये जो सोशल साइंस है ये आपके अंदर एनालिटिकल स्किल्स डेवलप करेगा, आप किसी भी चीज़ को लेकर के एनालाइज कर पाओगे। दूसरा है, एक अंतर संबंधित दुनिया में समायोजन के लिए आपको विभिन्न संस्कृतियों के आदर या फिर कद्र करने की आवश्यकता है। देखो, जो जिस वर्ल्ड में आप रहते हो उसमें एक तरह से समायोजन के लिए, एडजस्ट करने के लिए ये आपको जो डिफरेंट कल्चर्स हैं उनकी कदर करना सिखाता है और उसकी कदर करने की आपको ज़रूरत भी होती है। तीसरा है, आपको समसामयिक वास्तविकताओं से लैस होना होगा। तो यहाँ पर बात की जा रही है करंट जो इश्यूज होते हैं, या फिर हम बात करें जो रियलिटीज़ होती हैं, करंट जो रियलिटीज़ हैं उनसे लैस होना होगा आपको। तो आप सोशल साइंस को क्या है एक तरह से बेहतर समझ सकेंगे। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक स्कूल सामाजिक विज्ञान परियोजना कर रहे छात्रों द्वारा प्राथमिक स्रोत के प्रयोग की ओर संकेत करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स यूज ऑफ प्राइमरी सोर्स बाय स्टूडेंट्स डूइंग ए स्कूल सोशल साइंस प्रोजेक्ट? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 4, एक ऐतिहासिक स्मारक का भ्रमण एवं परीक्षण करना। तो एक तरह से हम बात कर रहे हैं प्राइमरी सोर्स की यहाँ पर, कि अगर कोई प्रोजेक्ट है सोशल साइंस का, उसमें जो प्राथमिक सोर्स का यूज़ हम करेंगे वो कौन से सोर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्राइमरी सोर्स है यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। जो हिस्टोरिकल जो मॉन्यूमेंट है उसका हम क्या कर सकते हैं, उसकी विजिट कर सकते हैं। तो एक तरह से ये प्राइमरी सोर्स होगा। प्राइमरी सोर्स होता है कि फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, जो आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे, किसी और के थ्रू आपको जानकारी ना दे। तो आप हिस्टोरिकल जो मॉन्यूमेंट है उसको देखेंगे तो आप खुद से ही एक्सपीरियंस उसका लेंगे, तो वो प्राइमरी सोर्स के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका ने अपने छात्रों से एक रेगिस्तान में रहने वाले लोगों के जीवन विषय पर एक परियोजना तैयार करने को कहा, यानी प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा। इस पर इस परियोजना को करने के लिए निम्नलिखित को एक क्रम में व्यवस्थित करें। ये भी हम कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट है उसको किस तरह से सीक्वेंस से किया जाता है, वो सीक्वेंस हमसे पूछा गया है एक टॉपिक दे करके जनरली। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा सेकंड, DEBCA। तो सबसे पहले आ जाएगा एक मरुस्थलीय क्षेत्र के बारे में निर्णय करना जिस पर परियोजना तैयार की जाएगी। अब हमें कोई एक एरिया तो चाहिए होगा ना, क्योंकि रेगिस्तान में रहने वाले लोगों के जीवन पर हम बात करेंगे, इसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो उसके लिए पहले हमें एक जगह चाहिए होगी कि मान लो भाई हम थार के मरुस्थल पर अगर करना चाहते हैं तो वो जगह हम चुनेंगे ना। तो मान लो हमने थार का मरुस्थल चुन लिया, तो पहला काम हमारा यही होगा। फिर आ जाएगा परियोजना कार्य के उद्देश्यों का विकास करना, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे हमारे प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पर E हो जाएगा। इसके बाद फिर हो जाएगा B। नेक्स्ट होगा डेटा कैसे कलेक्ट करना है उसकी प्लानिंग करेंगे। और इसके बाद आ जाएगा जलवायु, जीवन शैली, खान पान की आदतों आदि के बारे में स्रोत खोजेंगे कि किस तरह से वहाँ पर जलवायु पाई जाती है, जीवन शैली वहाँ की कैसी है, खान पान की आदतें कैसी हैं वहाँ पर एटमॉस्फेयर के हिसाब से, और इसके बारे में स्रोत खोजेंगे। इसके अलावा डेटा कलेक्ट करेंगे और उनको प्रेजेंट करेंगे। तो इन सब चीज़ों पर डेटा कलेक्ट करेंगे कि किस तरह से ये सब चीज़ें वहाँ पर की जाती हैं और उसके बाद उसको प्रेजेंट करेंगे। लास्ट में आ जाता है परिणामों को कक्षा में प्रस्तुत करना। जब सारी चीज़ें हम कर लेंगे उसको हम क्लास में प्रेजेंट करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस हमारा रहेगा रेगिस्तान में रहने वाले लोगों के जीवन पर अगर हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल के लिए कर्मचारियों की भर्ती के लिए विकसित किए जाने के लिए आवश्यक आकलन की प्रकृति है। देखो, अगर कहीं पर एम्प्लॉयमेंट हम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को एक तरह से रिक्रूट कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो आकलन किया जाएगा कौन सा होगा? आकलन होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। देखो, इसमें प्लेसमेंट असेसमेंट भी हम इसको कह सकते हैं, कहीं कहीं आपको प्लेसमेंट असेसमेंट भी मिलेगा। मैंने आपको बताया था जब प्लेसमेंट असेसमेंट होता है कहीं कॉलेज में एडमिशन लेना हो या तो फिर जॉब करनी हो एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो वो होता है प्लेसमेंट असेसमेंट। इसको हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी कहते हैं, क्योंकि देखो आपने पढ़ाई कर ली, पढ़ाई के बाद क्या होगा? पढ़ाई के बाद आपका असेसमेंट होगा कि आपने कितना सीखा। तो अब जब आप जॉब करेंगे उसमें वो सीखा हुआ आपका काम आने वाला है। तो इसलिए ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहलाएगा, सीखने का आकलन कहलाएगा कि आपने कितना सीखा
और अब आप जो जॉब करेंगे उसमें आप अपना कितना परफॉर्मेंस दे पाएंगे। मान लो आपने बीटेक किया है या फिर कोई भी एजुकेशनल डिग्री ली है, प्रोफेशनल डिग्री ली है कोई आपने, तो जो भी आपने डिग्री ली है, अब उससे रिलेटेड फील्ड में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, आपको उस पढ़ाई की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसीलिए असेसमेंट ऑफ लर्निंग होगा, वहाँ पर सीखने का आकलन किया जाएगा जब आपको नौकरी दी जाएगी कि आपने कितना सीखा और कितना आप परफॉर्म कर पाएंगे अपनी जॉब पर। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जोड़े आपको मिलाने हैं। यहाँ पर आपको जोड़े मिलाने किससे, असेसमेंट से। ये असेसमेंट के बारे में मैंने आपको कई बार बताया हुआ है किस तरह का असेसमेंट किस काम में आता है। तो यहाँ पर देखो चीज़ें एक तरफ दी गई हैं कि ये चीज़ें जो हैं कौन से असेसमेंट से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सेकेंड के अकॉर्डिंग अगर हम मिलान करते हैं इनका, तो ये हो जाएगा, ए को हम फोर्थ से मिलाएंगे, अधिगम चुनौतियाँ, निदानात्मक आकलन। इंग्लिश में देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। तो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ का हमें पता कैसे चलता है, जब हम डायग्नोस करते हैं, डायग्नोस्टिक इवेलुएशन करते हैं। जब डायग्नोस्टिक इवेलुएशन होता है, जब हमें लर्निंग की डिफ़िकल्टीज़ को पता लगाना है कि लर्निंग में आखिर डिफ़िकल्टी क्या आ रही है, बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है। अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो डायग्नोस करना, मतलब जैसे बीमारी का पता लगाते हैं वैसे ही इसमें लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ का पता लगाते हैं एजुकेशनल फील्ड में। तो ये होता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ फोर्थ से मिल जाएंगी। फिर हम बी को मिलाएंगे तीसरे से, प्रवेश व्यवहार, ये तीसरे से मिल जाएगा। एंट्री बिहेवियर, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन मैंने बताया था आपसे, जैसे कि कॉलेज में एडमिशन लेना यानी एंट्री एक तरह से हो गई, तो वैसे ही जॉब के लिए भी होता है ये। तो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन उसके लिए होता है। तीसरा मिलेगा इससे पहले से, प्रमाणीकरण यानी सर्टिफिकेट जब आपको मिलता है तो वो किसके बाद मिलता है, सबमेटिव असेसमेंट के बाद मिलता है। मैंने आपको बताया था, जैसे मान लो आपका पूरा एग्ज़ाम जो आपके ख़त्म हो गए, एनुअल जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो हम एक तरह से कंसीडर कर सकते हैं सबमेटिव असेसमेंट में, क्योंकि वो आपकी पूरी लर्निंग के बाद होते हैं। एनुअल एग्ज़ाम्स जो होते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम्स हम एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। बोर्ड के एग्ज़ाम्स जो आपके हो गए, पूरे साल आपने जो पढ़ा है उसका एक तरह से लास्ट में क्या कर दिया, सबमेटिव असेसमेंट हो गया आपका। आपको रिजल्ट मिल गया, उसके बाद मार्कशीट मिलती है, सर्टिफिकेट मिलता है कि भाई आपने जो है लर्निंग जो की हुई है आपकी कितनी हुई है, कैसी रही है। तो आपका जो वो परसेंटेज होता है उस पर वो यही दिखाया जाता है कि कितनी आपकी लर्निंग हुई है। फोर्थ जो है अधिगम प्रगति, ये आपका मिलेगा सेकंड से। ये हो जाएगा लर्निंग प्रोग्रेस जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट से जुड़ा है। फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है लर्निंग के दौरान, जब आपका लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, तो ये आपकी बताता है प्रोग्रेस को, कितनी प्रोग्रेस आपकी हो गई है, कितनी बाकी है। तो अधिगम प्रगति जो है आपकी कितनी हो गई है, कितनी बाकी है, ये आपका बताता है। तो ये लर्निंग के दौरान होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो मैंने सबमेटिव असेसमेंट याद रखने का आपको तरीका भी बताया था। देखो, सबमेटिव याद रहेगा तो फॉर्मेटिव भी याद रहेगा। सबमेटिव होता है बाद में, यानी कि सीखने का आकलन होता है ये सबमेटिव असेसमेंट। सम जैसे हम लास्ट में करते हैं ना, जोड़ करते हैं, जोड़ जो भी हम मैथमेटिकल ऑपरेशन में करते हैं ना, सम जो करते हैं वो बाद में करते हैं। तो ऐसे ही आप इसको याद रख सकते हैं सबमेटिव असेसमेंट को। और फॉर्मेटिव होता है लर्निंग के दौरान, यानी बीच में, ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न केवल शिक्षार्थियों के वैचारिक ज्ञान का आकलन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन असेस ओनली द कंसेप्चुअल नॉलेज ऑफ लर्नर्स। देखो, इसके बारे में कई बार बता चुकी। कंसेप्चुअल नॉलेज यानी कि किसी चीज़ के बारे में आप कितना जान चुके हैं, कितनी अंडरस्टैंडिंग आपकी है। सिर्फ ज्ञान नहीं है बल्कि अंडरस्टैंडिंग भी है, आप उस टॉपिक को समझते हैं गहराई से, यानी कि कंसेप्ट जो है वो क्लियर है। जैसे कि ये वर्ड मैं बार बार यूज़ करती हूँ हमारी क्लास में भी, कि आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है। कंसेप्ट क्लियर होना मतलब जो परिभाषाएं होती हैं उनके पीछे मतलब क्या है उसको आप समझ पाएँ। जैसे नाउन की डेफिनेशन आपने एक बार रट ली तो रट ली, लेकिन उसके पीछे का जब आप उसका अर्थ समझने लगे, गहराई से उसको समझने लगे डेफिनेशन को, तो समझो कि आपका कंसेप्ट क्लियर है। वही कहलाती है कंसेप्चुअल नॉलेज। तो संज्ञा की परिभाषा आपको स्टार्टिंग की क्लासेस में जो रटाई जाती है, जब आप उसको नहीं समझ पाते, लेकिन जब बड़े होते हैं तो उसको आप अच्छे से समझ पाते हैं जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होता है। तो वही होती है कंसेप्चुअल नॉलेज। अब इसके आधार पर आपको ये बताना है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट होगा, ए एंड बी। अब देखो, ए एंड बी जो हैं इनसे आप समझ भी सकते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया क्वेश्चन कि राज्य और सरकार के बीच अंतर पर चर्चा करें। अब देखो, कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि राज्य क्या है और सरकार क्या है।
कहीं कहीं पर पॉलिटी में राज्य से संबोधित किया गया है, गवर्नमेंट को ही, पूरे देश को एक तरह से राज्य कंसिडर किया गया है। अगर आपने कंसेप्ट वो क्लियर कर लिया है तो इसका आंसर आप कर पाएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस में जो कंसेप्चुअल नॉलेज आपकी मतलब जांचते हैं, इसमें एक तरह से डिफरेंसेस पूछे जाते हैं सिमिलर सी चीज़ों में, जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये हो जाएगा। और सेकंड जो है, मौलिक अधिकार क्या है। देखो, मौलिक अधिकार की रटी रटाई डेफिनेशन बुक में मिल सकती है, लेकिन अगर आप इसको समझ पाएंगे तो ही आप इसका आंसर कर पाएंगे कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं भाई, कि हमें जो जीवन जीने के लिए मूल जो अधिकार चाहिए, बेसिक जो नीड्स हैं हमारी, वही एक तरह से मौलिक अधिकार है। तो जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपकी ये नॉलेज जो है, कंसेप्चुअल नॉलेज बिल्डअप हो जाएगी, तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। ए और बी यहाँ पर इसीलिए सही है। अब देखो, इसका तो रटा रटाया आंसर हो सकता है। हमसे पूछा गया भारत कब गणतंत्र बना, इसमें कोई कंसेप्ट क्लियर होने की ज़रूरत नहीं है। फिर है डी, यदि निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई प्रतिबंध ना होता तो क्या होता। इसमें भी कोई कंसेप्ट से रिलेटेड चीज़ नहीं पूछी गई है, तो यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्री जोया यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उनकी कक्षा के छात्रों ने विभिन्न प्रकार की सरकार को अवधारणात्मक रूप से समझ लिया है कि उन्होंने अभी पढ़ाना समाप्त किया है। तो अब जो है ये जोया, उसने गवर्नमेंट, डिफरेंट टाइप की जो गवर्नमेंट है उसके बारे में बच्चों को बता दिया है। अब वो ये जानना चाहती है कि क्या कंसेप्ट क्लियर हो गया है बच्चों का या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न उन्हें उनकी समझ पर निर्णय लेने में सक्षम करेगा। तो आप मतलब कौन सा क्वेश्चन ऐसा कर सकते हैं, टीचर ऐसा कौन सा क्वेश्चन कर सकती है जिससे वो ये जान पाए कि बच्चों का कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया है। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि गवर्नमेंट जो तरह तरह की होती है, वो कंसेप्ट बच्चों का क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, लोकतंत्र के साथ राजशाही की तुलना करें। तो बच्चों से जब ये पूछेंगे हम लोकतंत्र के साथ राजशाही यानी मोनार्की की तुलना करें, तो बच्चे तभी कंपेयर कर पाएंगे जब उनको इन दोनों का अर्थ क्लियर होगा कि मोनार्की किसे कहते हैं और डेमोक्रेसी किसे कहते हैं। डेमोक्रेसी में जनता के द्वारा शासन होता है, जनता ही सर्वोपरि होती है इसमें, और राजशाही में राजा का शासन या फिर रानी का शासन होता है। ये कंसेप्ट अगर वो क्लियर कर लेंगे तभी इसका आंसर वो कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन बेस्ट रहेगा ये जानने के लिए कि उन्होंने इस कंसेप्ट को समझ लिया है कि गवर्नमेंट के कितने लेवल होते हैं, मतलब कितने टाइप की गवर्नमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आकलन कार्य छात्रों को जल चक्र की व्याख्या करते हुए एक चित्र बनाने के लिए कहता है। यानी कि एक असेसमेंट टास्क दिया गया बच्चों को जिसमें उन्हें ड्रॉ करना है डायग्राम वाटर साइकिल का। इस कार्य के माध्यम से छात्र ज्ञान और समझ के निम्नलिखित में से कौन से पहलू का आकलन नहीं किया जा सकता है। देखो, ज्ञान और समझ के जो पहलू हैं उनके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। अब इसमें हमसे पूछा है कि कौन से पहलू का आकलन इसमें नहीं किया जा सकता है, जबकि ये नहीं पूछा हमसे किया जा सकता है। तो नहीं यहाँ पर पूछा है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन अगर देखें तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, सोर्सेस ऑफ फ्रेश वाटर, मीठे पानी के स्रोत। देखो, मैंने आपको बताया था ये कॉग्निटिव डोमेन्स का है, ये पहला और दूसरा जो लेवल है, पहला और दूसरा जो स्टेप है वो है ज्ञान और समझ। पहला है ज्ञान और दूसरा है समझ। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो कॉग्निटिव डोमेन है उसमें ये दो स्टार्टिंग वाले स्टेप्स हैं। ज्ञान मतलब किसी चीज़ का आपको ज्ञान है, किसी चीज़ की नॉलेज है आपको, और अगर किसी चीज़ को आपने गहराई से समझ लिया है, उसका कंसेप्ट भी क्लियर कर लिया है, वो आता है समझ के अंदर। तो देखो, अगर हम बात कर रहे हैं जल चक्र की, जल चक्र में सिर्फ हमको ये पता चलता है कि जल चक्र में किस तरह से पानी जो है अपना रूप बदलता है, ना कि इसमें मीठे पानी का कहीं जिक्र आता है। तो यहाँ पर इसी वजह से ये 4th नहीं होगा। तो ज्ञान और समझ के जो पहलू का आकलन करते हैं, ये 3 चीज़ें करती हैं जल चक्र के मुख्य 4 चरण। इसमें हम जान पाते हैं जल चक्र में कि 4 चरण कौन से हैं जल चक्र के अंदर मुख्य, और वर्षा और संघनन के बीच अंतर हम कर पाते हैं इसमें, और कैसे पानी लगातार अपना रूप बदलता है ये हम इसमें जान पाते हैं। तो जो चीज़ हम इसमें नहीं जानते हैं वो है मीठे पानी के सोर्स, इससे रिलेटेड ही नहीं है, मीठे पानी के यहाँ पर कहीं भी जिक्र नहीं आता है। अब देखो, अगर मैं आपको वाटर साइकिल दिखाऊं तो आप भी समझ पाएंगे कि क्यों इसमें हम मीठे पानी का जिक्र नहीं कर रहे हैं। देखो, यहाँ पर कहीं जिक्र हुआ है मीठे पानी का? नहीं, कहीं भी हुआ है, कहीं लिखा भी नहीं है।
तो यहाँ पर अगर बात करें जल चक्र कुछ इस तरह का होता है कि किस तरह से पानी का इवापोरेशन होता है, कंडेंस होता है वाटर, और फिर उसके बाद प्रेसिपिटेशन में ये बदल जाता है। मतलब कि एक तरह से वर्षा के रूप में ये जल जो है नीचे ज़मीन पर गिरता है और कलेक्शन होता है, फिर से इवेपोरेशन होता है और फिर कंडेंस होता है वाटर। ये इस तरह का जो प्रोसेस है इस तरह से चलता रहता है ये। तो जब ये प्रोसेस कुछ इस तरह से चलता रहता है उसी चीज़ को क्या कहा जाता है, साइकिल कहा जाता है। अब क्योंकि ये जल से जुड़ा हुआ साइकिल है तो इसलिए इसको वाटर साइकिल कहा जाता है। तो यहाँ पर देखो आप देख रहे होंगे जो पहला है पॉइंट हमारा उसमें दिया है जल चक्र के 4 मुख्य चरण। ये यहाँ पर बात सही हो रही है, 4 चरण आप देख रहे हैं मुख्य जल चक्र के, बिल्कुल बात सही है। दूसरा है वर्षा और संघनन के बीच अंतर। वर्षा और संघनन आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये है संघनन और ये है वर्षा। तो इसका जो है छात्रों को ज्ञान भी है और इसको समझ भी पाए हैं जल चक्र के बारे में। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, जब समझ पाए हैं तो फिर इसके बीच अंतर कर पाएंगे। समझना मतलब कि किसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर पाना। अगर किसी चीज़ को आपने समझ लिया, जैसा कि मैंने अभी पीछे किसी क्वेश्चन में बताया था, किसी चीज़ क्वेश्चन को अगर आप समझ गए हैं, उसका कंसेप्ट आपने क्लियर कर लिया है, तो आप उनके बीच अंतर भी कर पाएंगे। जब आप उसको समझते ही नहीं है तो अंतर कैसे कर पाएंगे, दोनों चीज़ों के बारे में जो डिफरेंस है उसको कैसे बता पाएंगे। तो सेकंड भी यहाँ पर है। और कैसे पानी लगातार अपना रूप बदलता रहता है ये भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। कभी ये लिक्विड फॉर्म में होता है, कभी बूंदों के रूप में बदल जाता है, कभी बादल के रूप में बदल जाता है ये। तो इस तरह से क्या है, पानी अपना रूप लगातार बदलता रहता है, ये भी यहाँ पर हम जान पा रहे हैं। तो मीठे पानी के सोर्स का यहाँ पर कहीं जिक्र नहीं हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा है कौन सा पहलू का आकलन ये नहीं किया जा सकता है इसमें। तो ये थी हमारी आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।